हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन के बारे में जो ईरान में अवस्थित है और ट्रंप का निशाना है इस पर। ट्रंप इस पे हमला करके इसको नष्ट करना चाहते हैं। हम सभी ने 2025 में और उसके बाद भी लगातार कुछ ऐसी साइट्स देखी थी जिन पर यह दावा था कि ये शायद न्यूक्लियर साइट्स है और इनको खत्म कर देना चाहिए। यूएसए ने हमला भी किया, लेकिन वहां से कैसे न करके बचाव करके ये ईरान ने अपने सामान को सुरक्षित रखा। अब आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर शायद इनरिच्ड यूरेनियम और अन्य प्रकार की सुविधाएं ईरान ने बना के रखी हुई हैं। अब ये कहाँ पर है और इसको नष्ट करना इतना इम्पॉसिबल सा क्यों लग रहा है, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, अभी हाल फिलहाल में सैटेलाइट्स इमेजेस जारी किए गई हैं। 2 इमेज है, ये जो है सारा आपको दिखाई दे रहा है। तो बोला जा रहा है पॉसिबली जो है वेंटिलेशन सैफ्ट लोकेशन है जहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। ये वेस्टर्न टनल पोर्टल्स वगैरह हैं, टनल्स वगैरह बहुत सारे इसमें यहाँ पर हैं। ईस्टर्न टनल भी है। यहाँ पे बात करते हैं नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बारे में आपने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, चर्चा में था। लेकिन ये जो आज पढ़ने वाले हैं ये पहली बार यहाँ पे चर्चा में आया है और यहीं पे चीज़ें इनकी हो सकती हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रम्प वॉन्ट्स टू स्ट्राइक ईरान्स पिकेक्स या पिकेक्स कह सकते हैं इसको, जो है पिकेक्स माउंटेन वाई द सीक्रेट न्यूक्लियर साइट वॉन्ट बी इजी टू डिस्ट्रॉय। पहली बात तो लाइन ये लिखी है कि भाई ट्रंप यहाँ पे हमला करना चाहते हैं, जितनी मिसाइल्स चाहिए वो सारी जो इस्तेमाल करके इसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही लाइन लिखी है कि इम्पॉसिबल है, इसको आप नष्ट कर नहीं सकते हैं। और ये क्यों नहीं कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज पिकेक्स माउंटेन, कहाँ पर है ये, इसके साथ जो है न्यूक्लियर साइट सच में है या नहीं है, क्या इसके कोई सबूत यहाँ पे मिले हैं, इसको 1 बाय 1 कवर करने हम यहाँ पर वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि काफ़ी समय बाद कुछ नया हमें ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच सुनने को मिल रहा है। आप इन चाचा को जानते ही होंगे, सॉरी मतलब ट्रंप जी को जानते ही होंगे, सभी लोग बहुत चर्चा में रहते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रंप सेज द यूएस विल टेक आउट पिकेक्स माउंटेन इन ईरान। ये देखो सिमिलर वहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी पहाड़ पर अगर आप मिसाइल से हमला कर देंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, वहाँ पे कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी, इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा, और सच में वहाँ पे साइट है कि नहीं, साइट अगर है भी तो आपको कितने मिसाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे, ये सभी प्रश्न अभी बने हुए हैं। और यही जो है बार बार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अवस्थिति के बारे में कि भाई आखिरकार ये है कहाँ। तो नातांज न्यूक्लियर फैकल्टी के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। ये नातांज यहाँ पर है। इस तरफ आप 1.5 किलोमीटर जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्फहान प्रांत में देखने को मिलेगा। पर्वतमाला कौन सी है, जैग्रोस माउंटेन में ये है लोकेशन अवस्थित है। ये सारा जो है बनाया गया है। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टनल है। आप शिमला मनाली कुल्लू वगैरह गए होंगे ना, अटल टनल वगैरह देखिए ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर टनल बनी हुई है। और बोला जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम इनका है एक पहाड़ के नीचे है। उसमें कितने एंट्रेंस हैं, कितने एग्जिट हैं, कितना गहराई में बनाया गया है, किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि सब नेचुरली बना हुआ है। इन्होंने बहुत कम हस्तक्षेप यहाँ पे किया है। तो यह क्या है, कुहा ए कोलांग गजला ईरान के नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है। 2020 से इसके अंदर सुरंगें और भूमिगत परिसर बनाए जा रहे लगातार। सामान्य सैन्य बंकर नहीं है, जो है अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत यह परमाणु परिसर है। इतनी गहराई यहाँ पर है कि किसी को पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या चीज कैसे बनाई गई है। इसी वजह से ज्यादा चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा इलाका इन्होंने अपने हिसाब से कवर किया हुआ और लगातार यहाँ पर चीजें बनाई जा रही है। अब कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनको हम देख लेते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाता है रिसर्च रिएक्टर्स। तो यहाँ पर एक रिसर्च रिएक्टर है तेहरान और जो है पार्चिन के पास में। दूसरा हम बात करते हैं जो ये आपको पंखे क्या करके दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हैं न्यूक्लियर साइट। किसकी, ईरान की। अराक में है, फोर्डो में है, नातांज में है और इस्फहान में। ये चारों चीजें एक ही जगह पर है और इनमें से सारी न्यूक्लियर साइट्स के तौर पर काउंट की जाते हैं। मिलिट्री साइट्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ही मिलिट्री साइट देखने को मिले। तो यहाँ पर एक ही रिसर्च रिएक्टर है और एक ही मिलिट्री साइट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है बुशेहर में एक और इनकी न्यूक्लियर साइट देखने को मिल जाएगी, यूरेनियम। अब ये देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, ये है यूरेनियम माइंस जो 2 यहाँ पर है और एक जो है नीचे गाचिन 3। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान की आपको याद रखनी है, नाम भी याद रखना है और ऊपर नीचे नॉर्थ वेस्ट साउथ सब याद रखना है। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा हो सकता है। तो पहला डाउट तो यही है कि शायद यहाँ पर न्यूक्लियर
चीज़ें रखी होंगी। हम सबको पता है कि भाई जो IAEA है इस स्थल का विश्लेषण नहीं कर पाया है। अब वैसे ही भाई ये सब जगह का विश्लेषण वैसे भी नहीं कर पाया, इसको अनुमति मिली नहीं, इसको नहीं पता है कि अंदर क्या है, किसी को नहीं पता है। यूरेनियम इनरिच्ड, अब ये लोग गैस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला बोला है कि भाई यूरेनियम इनरिच्ड प्लांट हो सकता है जहाँ पर यूरेनियम को और अच्छा संवर्धित किया जा रहा हो ताकि हथियार बनाए जा सके। दूसरा है हाईली इनरिच्ड यूरेनियम स्टोरेज, ऑलरेडी इनरिच्ड हो चुका यूरेनियम होगा जो स्टोर करके रखा गया होगा, जिसका इस्तेमाल करके बाद में जल्दी जल्दी जो है क्या परमाणु हथियार बनाए जाएंगे, किसी अन्य प्रकार की संरचना। तीसरा है एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज असेंबली, इसमें मतलब यहाँ पर है कि नई पीढ़ी के IR-6 IR-8 जैसे अंतरराष्ट्रीय और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूज का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा होगा। गैस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरीज भी हो सकती हैं जो रिसर्च कर रही होंगी। मिसाइल न्यूक्लियर इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर इसका मतलब है कि मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी है ही, लेकिन मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं लगे या न्यूक्लियर इंटीग्रेट नहीं किया गया है, वो यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा होगा। तो अलग अलग लोगों की अवधारणाएं हैं जो लगातार यहाँ पर चल रही। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। यही एक संस्थान है जो हर पूरी दुनिया में कहाँ पर किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, इनरिच्ड यूरेनियम कितना है कितना नहीं है, क्या है, सारी जानकारी इसके पास रहती है। अब ईरान की क्यों नहीं है ये हम अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सारा हम 1 by 1 कवर करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स के बारे में। पहले IAEA केवल उन्हीं परमाणु जो सुविधाएं थी निरीक्षण करता था जिनकी देश परमिशन देता था। आप समझिए, जो हमने बता दी कि चलो ठीक है हम परमाणु संयंत्र बना रहे हैं और इससे ऊर्जा बनाएंगे, आकर निरीक्षण कर लो कि कोई खतरा तो नहीं है, आपको कोई डाउटफुल चीज़ें तो नहीं लग रही। वो आते थे, निरीक्षण करते थे और चले आते थे। मतलब जो हमने बताया आपने निरीक्षण किया, बात खत्म होगी। अगर हमने कुछ छुपा करके किसी गैर कानूनी तरीके से कुछ कर रहे हैं तो उसकी जानकारी इसको होती ही नहीं थी। ये जो है लूप होल था जिसको बाद में बदला गया। तो 1991 में इराक के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का खुलासा हुआ। अब IAEA को पता चला कि केवल घोषित जो डिक्लेयर्ड परमाणु स्थल है इनका निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, जो नहीं भी बताए गए हैं और जानकारी हमें मिलती है तो हमें उनका भी निरीक्षण करना पड़ेगा। इन्होंने 1997 में ये क्लॉज जोड़ा कि हमको जब भी डाउट होगा हम उस स्थान का निरीक्षण करना शुरू करेंगे। इसका नाम रखा था मॉडल एडिशनल प्रोटोकॉल, ये जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेफगार्ड एग्रीमेंट की, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है एडिशनल प्रोटोकॉल में। सेफगार्ड में क्या था, वही सिमिलर जितना बताया उतना ही चेक करेंगे, कुछ एडिशनल नहीं है। इसमें था कि भाई इनको घोषित तो तुमने कर दिया है कि 2 साइट है, लेकिन अगर जो है IAEA को लगता है कि 2 और है तो वो संदिग्ध स्थलों की भी जांच पड़ताल वगैरह करेगा। ये सारा जो है 1997 में लागू हो जाता है। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। तो 2003 से स्टार्ट होता है ये सारा। 2003 में ईरान ने स्वेच्छा से बोला कि भाई हमें एडिशनल प्रोटोकॉल को मानने के लिए तैयार है कि अगर आपको कभी लगता है कि संदिग्ध कोई जो है न्यूक्लियर साइट हो सकती है तो आप आइए चेक कीजिए, ये इनको यहाँ पे बोला गया। लेकिन 2015 में देखिए चीजें बदल जाती हैं। परमाणु समझौते के तहत IAEA को अधिक निरीक्षण अधिकार मिलने लगे और भी चीजें यहाँ पर एड ऑन हो गई। 2015 में डील रीच्ड, यहाँ पर बातचीत हो गई, ईरान शामिल हो गया कि ठीक है चलो ठीक है। हिस्टोरिक कहा गया कि भाई ईरान शामिल हो गया है और USA भी काफ़ी खुश लग रहा था उस समय कि चलो ठीक है USA भी मान रहा है। लेकिन 2018 में क्या हुआ, US ने विथड्रॉ कर लिया, पीछे हट गया कि हम मान ही नहीं रहे भाई, हम इसको मान ही नहीं रहे। देखो लिखा है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या किया, अबेंडन कर दिया डील को और इसको बाहर चले गए। और जितनी भी चीज़ें, जितने भी कह सकते हैं प्रतिबंध लगाए गए थे, सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान पर, वो फिर से इम्पोज हो गए। आपको क्या लग रहा है ईरान ने क्यों मानी थी ये बातें? ईरान ने मानी इसलिए क्योंकि ईरान को लगा कि अगर मैं इनकी बातें मान लूँगा तो मुझ पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं बहुत सारे वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन USA को लगा भाई इस पर सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, तो वो खुद ही बाहर चला गया। जब USA बाहर चला गया तो अब ईरान क्या करेगा? 2019 में देखो ईरान ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। तेहरान स्टार्टेड स्केलिंग बैक न्यूक्लियर डील कमिटमेंट्स स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे ईरान भी अपना पीछे हटना शुरू कर दिया और उसने न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर वेपन्स पर लगातार काम करना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें हुई। 2019 जुलाई में देखो यहाँ पर चीज़ें हुई और भी एक्सीड गया। 2000 सितंबर में, 2019 से अब 20 तक आते आते इन्होंने अनाउंस्ड कर दिया दैट इट विल नो लॉन्गर अबाइड बाई एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाई 2015 न्यूक्लियर डील।
2015 की जो डील थी उससे वो पूरा बाहर हो गया और वो अपने हिसाब से जितना मन करेगा उतना यूरेनियम इंडस्ट करेगा और जो है न्यूक्लियर साइट्स बनाएगा, ये उसने तय कर दिया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर संवर्धन के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई यूरेनियम है, जैसे यहाँ पे यूरेनियम 235 ले लिया, 0.7% तक इन्वेस्ट किया गया है, इससे परमाणु हथियार बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं और परमाणु हथियार में आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे वेपन के तौर पर जब वो 90% से अधिक संवर्धन उसका हो चुका हो। हालांकि माना जाता है कि कोई भी परमाणु जब भी चीज़ें की जाती हैं तो यहाँ पर जो संवर्धन होता है 0 से 20% तक लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ से यहाँ तक आप जब आएंगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और ईरान के पास जो मैक्सिमम यूरेनियम है वो 20% के लिमिट को पार कर चुका है। इसका मतलब वो आराम से हथियार यहाँ पे बना सकता है। ये सारा लिखा हुआ है द ईरान न्यूक्लियर डील ब्लॉकिंग ईरान पाथ टू द बॉम्ब। काफ़ी प्रयास किया इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि जो 2015 के बाद यूएसए उससे बाहर हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद आज भी ईरान पर प्रतिबंध लगे होते। आने वाले 20-25 सालों तक उसको हम और रोक पाते परमाणु हथियार बनाने से, लेकिन क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई और आज के समय में परमाणु हथियार से लैस हैं। इसके पास 100% यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना है कि चीज़ें रही होंगी। ये सारे जो है इसके साइट्स जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। अब बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि भाई यूएसए हमला करना चाहता है इस पहाड़ पर, तो क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, इसके पहले भी अमेरिका ने बहुत सारे मिशन चलाए हैं जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था और इन्होंने जो है जो भी न्यूक्लियर साइट्स लग रही थी ईरान पर वहाँ पर हमला किया। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और ये जो है रिसाव वगैरह की चीज़ें भी यहाँ पर जो है चर्चा में रही थी क्योंकि इनको पता ही नहीं था। देखो वो साइट भी पहाड़ों पर ही थी, ये भी सिमिलर पहाड़ों पर ही है, तो बाकी वहाँ से चीज़ों को रिमूव करके एक सेफ स्थल पर भेजा गया था और माना जा रहा है कि जो ये पहाड़ है शायद यही सेफ जगह है जहाँ पर उन्होंने परमाणु हथियारों को या जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो सारा निकाल के रखा होगा। अब ये बात करते हैं कि भाई अगर इनको पता है कि यहाँ पर इनरिच्ड यूरेनियम है, परमाणु हथियार बनाने की सारी सामग्री है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, तो ये हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो नेचुरल पूरा बना हुआ है इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। पहाड़ के भीतर सुरंगें हैं, कई प्रवेश द्वार हैं, मोटी चट्टानें हैं, अतिरिक्त कंक्रीट के माध्यम से इन्होंने उसको बहुत मजबूत किया है। बड़े भूमिगत कक्ष हैं और संभावित वैकल्पिक मार्ग भी बहुत सारे होंगे जो इनको नहीं पता। उनको लग रहा है कि सारा संरचना यहीं पर है, हो सकता है इन्होंने यहाँ से कनेक्ट किया हो, यहाँ से कनेक्ट किया हो, यहाँ से कनेक्ट किया हो और अगर यहाँ पे हमला होगा तो वो किसी दूसरे वैकल्पिक मार्ग से सारा सामान बाहर निकाल के ले जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि इसको नष्ट करने के लिए इन्हें कितने सैटेलाइट्स और कितने पावर वाले सैटेलाइट्स चाहिए। तो ये सारी साइट्स हैं जो कि लगातार अभी चर्चा में बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं, तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं न्यूक्लियर को लेकर के तो हमेशा ही यूएसए उन पर हमला करने की बात करता है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कुछ नया नहीं, पुरानी चीज़ों को ही लेकर चल रहे हैं। अब ये जो भी हो रहा है, चाहे अमेरिका ईरान पे हमला करने की बात कर रहा हो, ईरान इजराइल पर कर दे, इजराइल जो है ईरान पर कर दे, तो उससे हमारी डिप्लोमेसी पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो इंडिया की डिप्लोमेसी फिक्स नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से जो है या तो बदलती है या तो तटस्थ रहती है। जैसे अभी हम बात करें तो ना हमने खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया है ना ही इजराइल का समर्थन किया है, तो जैसी सिचुएशन होती है हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बाकी हमारी जो डिप्लोमेसी है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये हमने कई बार ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है। एक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? विकल्प है ईरान के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना, यह सुनिश्चित करना कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो और उसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में ना हो। तीसरा है ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना और उन्हें लागू करना। चौथा और आखिरी, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही करना। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।